हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आपकी एग्जाम की तैयारी। मैं आशा करती हूँ कि आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो और आपकी इस तैयारी को और बेटर करने के लिए ही मैं एक और वीडियो लेके आई हूँ। आज जो हमारा वीडियो है ये टॉर्ट पे बेस्ड होगा और आज हम सॉल्व करेंगे टॉर्ट का पेपर। आज का वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट और हो जाता है क्योंकि टॉर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो BA LLB फिफ्थ सेमेस्टर और LLB फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है। और आज हम देखेंगे कि इसका पेपर हम सॉल्व कैसे करेंगे और कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि पेपर्स में आए हुए हैं और ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके आने वाले एग्जाम में भी वो रिपीट हो जाए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वीडियो। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट तो इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट के पेपर, क्योंकि इसमें सॉल्व किया गया है। इसके अलावा भी मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और बता दूंगी जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और चांसेस हैं कि वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको पता रहे, आप उनको भी पढ़ लो ताकि एग्जाम में आ जाए तो आप अच्छे से करो, छूट ना जाए। ओके, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी तक हमने दो पेपरों का मैंने सॉल्व पेपर डाल दिया है। एक है इंग्लिश फर्स्ट जो कि LLB फर्स्ट सेमेस्टर BA LLB फर्स्ट सेमेस्टर का है, और कॉन्ट्रैक्ट जो कि LLB और BA LLB दोनों का है। मैंने उन दोनों पेपरों को सॉल्व किया है। आपने अगर वो वीडियो देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे हर एक वीडियो से एक कॉमन चीज सीखने को मिलेगी कि हम आंसर लिखेंगे कैसे, एग्जाम में हम कैसे आंसर लिखें। और उसी तरह से आज के वीडियो में भी हम लोग सीखेंगे, बीच बीच में हम टिप्स भी जानेंगे कि हमें आंसर राइटिंग करते समय क्या क्या चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए, जिससे कि हमारे एग्जाम में जो आंसर लिखते हो आप लोग तो उसमें नंबर ना कटें। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये अपकृत्य क्या है, इसका अर्थ बताइए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। ओके, इसका आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम के हो तो भी इस वीडियो को देखना, क्योंकि मैंने इंग्लिश में लाइन में लिख दिया, हेडिंग उनकी भी डाल दी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके, अच्छे से ध्यान से आप लोग बस सुनिएगा और इतना आपको पता, चाहे आप हिंदी मीडियम को चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, आपको अगर ये पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप पढ़ लोगे अपनी लैंग्वेज में। ओके, चलिए देखते हैं कि इसमें कि अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो हम इसमें आंसर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको ये बताएंगे कि जो टॉर्ट शब्द है इसकी उत्पत्ति एक लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, टॉर्टम। ठीक है, टॉर्टम एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति टॉर्ट, जिससे टॉर्ट की उत्पत्ति हुई है। टॉर्ट अंग्रेजी भाषा के रॉन्ग शब्द का पर्यायवाची है। हिंदी भाषा में इसका जो शब्द होता है इसको बोला जाता है अपकृत्य। ओके, अंग्रेजी भाषा में सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग नॉर्मन विधिवेत्ता और न्यायमूर्तियों ने किया था। उनके अनुसार इस शब्द का अर्थ उन कार्यों से था जिनके जिनके करने से किसी व्यक्ति विशेष को विधिक क्षति यानी लीगल डैमेज पहुंचे। ठीक है, और क्षतिकर्ता को उनकी नुकसानी देना पड़े, चाहे वह कार्य क्षतिकर्ता ने जानबूझकर किया हो या अनजाने में किया हो। यानी जो नॉर्मन नॉर्मन विधिवेत्ता और न्यायमूर्ति थे, उन्होंने इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और उन्होंने कहा था कि जो टॉर्ट है इसका मतलब है उन कार्यों से है जो कि किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों की क्षति पहुंचाए, यानी जिन कार्यों से किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों को क्षति हो और उसके लिए उसे कोई क्षतिपूर्ति देनी पड़ जाए। यानी जो क्षति करता है, जिसने ये टॉर्ट किया है, अपकृत्य किया है जिस व्यक्ति ने, ठीक है, उस व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देनी पड़ जाए, चाहे उसने वो जानबूझकर किया हो वो अपकृत्य या अनजाने में किया हो। अब यहाँ पे हम सामान्य की तो अर्थ तो बता दिया, ठीक है। और अब इसके बाद हम देखेंगे सामान्य की परिभाषा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आप लोग लिख दीजिएगा। पहली डेफिनेशन जो सामान्य की दी है, इन्होंने लिखा है कि अपकृत्य एक दीवानी अपकृत्य है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आप लोग याद रखिएगा कि टॉर्ट के पेपर में 2-3 डेफिनेशन है, आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। एक अपकृत्य की सामान्य की और एक विनफील्ड की, दोनों की अच्छे से रट लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से कोई ना कोई क्वेश्चन एक अपकृत्य से रिलेटेड जरूर आएगा जिसमें आपको डेफिनेशन लिखनी होगी। और नहीं भी अगर डेफिनेशन पूछ रहा है तब भी अगर आपको थोड़ा अपना आंसर और अच्छा करना है तो एक अच्छे से बढ़िया उसको सजा के एक डेफिनेशन लिख दीजिएगा, आपका आंसर और ब्यूटीफुल लगेगा। ओके, जैसे कि इसमें सिर्फ अर्थ पूछा था लेकिन हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन बता दी तो एग्जामिनर को लगेगा कि आप पढ़ के आए हो, आपको आता है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अपकृत्य एक दीवानी अपकृत्य है जिसके लिए उपचार सामान्य विधि के अनुसार अपन निर्धारित नुकसानी की कार्यवाही करना है, तथा जो एकमात्र संविधा भंग तथा न्यास भंग या केवल किसी अन्य सामयिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। ओके, यानी इनकी परिभाषा जो कहती है, ये कहते हैं कि अपकृत्य जो है एक दीवानी अपकृत्य है और जिसके लिए उपचार सामान्य विधि के अनुसार अपरिनिर्धारित नुकसानी की कार्यवाही कर रहा है। ठीक है, और जो एकमात्र संविधा भंग या न्यास भंग या केवल किसी अन्य सामयिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। यानी जो अपकृत्य है ये थोड़ा अलग है, जो संविधा भंग हम जानते हैं और न्यास भंग जानते हैं उनसे अलग है ये थोड़ा। ओके, चलिए अब देखते हैं इसके आगे क्या लिखेंगे हम। अपकृत्य संबंधित दायित्व संविदा भंग से भिन्न ऐसा दायित्व है जो सामान्यतः कानूनी कर्तव्यों का पालन न करने के कारण उत्पन्न होता है और जिसका उपचार नुकसानी यानी क्षतिपूर्ति देकर हो सकता है। यानी जो आपका अपकृत्य है, ये जो संविदा भंग कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, BA LLB वालों ने तो पढ़ा होगा, अगर LLB में हो तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई व्यक्ति, दो व्यक्तियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और एक व्यक्ति अगर उसमें संविदा को भंग कर देता है तो वो एक देखा जाए तो एक गलत कार्य माना जाता है, दूसरे व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है। ठीक है, किसी न किसी को उस भंग से नुकसानी होती है। तो उससे थोड़ा-सा डिफरेंट है, हमारा जो टॉर्ट है ये थोड़ा-सा अलग है संविदा भंग से। इसमें क्या है, किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का हनन होता है।
और आगे हम जब डिफरेंस पढ़ेंगे उसका संविदा भंग का और अपकृत्य का, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन को डीपली तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा थोड़ा मैं बताते चलूँ, जिससे कि आप इस वीडियो को देखते देखते आपके क्वेश्चन भी तैयार हो जाए, ताकि आपको एक्स्ट्रा इसके लिए फर्स्ट ना लगाना पड़े, इस वीडियो को देखते देखते ही आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, और इसका मैं जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम में डाल दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, अपकृत्य के आवश्यक तत्व, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि पूरे टॉर्ट का ही देखा जाए जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, तो उसके इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, उसके आवश्यक तत्व क्या है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, अपकृत्य एक ऐसा कृत्य या चूक है जिससे किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, अभी हम लोगों ने पहले ही जाना इसको, तथा उपचार अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति है। ठीक है, यानी जो अपकृत्य है आपका एक ऐसा कृत्य है जिससे किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, और इसमें जो उपचार होता है वो अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति होती है। इस प्रकार एक कृत्य को अपकृत्य होने के लिए उसमें निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। देखो, इसमें सिर्फ आवश्यक तत्व पूछा था, चाहते तो आप पॉइंट वाइज सिर्फ चार, 3 से 4 जो इसमें 3 आवश्यक तत्व हैं लिख देते, लेकिन हम 3 सिर्फ आवश्यक तत्व लिख के चले आएंगे, तो उसमें अगर 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है तो हमें 4 नंबर नहीं मिलेंगे ना। तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में पहले बताना है अपकृत्य क्या है, और फिर हम उसके बताएंगे कि इस परिभाषा से ये स्पष्ट होता है कि इसके आवश्यक तत्व ये हैं, फिर हम उसके आवश्यक तत्व बता देंगे। और बहुत ज्यादा हो तो नीचे एक निष्कर्ष में लिख दो, कि अब निष्कर्षता है पता चल, मतलब निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि ये इसके आवश्यक तत्व हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से हम आंसर इसका लिख सकते हैं। अब जान लेते हैं इसके आवश्यक तत्व क्या है। जो फर्स्ट है, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अनुचित कृत्य किया गया हो अथवा चूक की गई हो, यानी कोई रॉन्गफुल एक्ट हुआ हो। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अनुचित कार्य किया गया हो, ये एक इसका इसेंशियल एलिमेंट है। दूसरा क्या है, उस अनुचित कृत्य अथवा चूक से किसी अन्य व्यक्ति को क्षति हुई हो, यानी वो जो अनुचित कार्य किया गया है उससे किसी व्यक्ति को यानी दूसरे किसी व्यक्ति को उसको विधिक क्षति हुई हो। ठीक है, उसको कोई उससे नुकसानी का मुकदमा चलाने का विधिक अधिकार प्राप्त हो, यानी जो अनुचित कृत्य किया गया है और उससे जो दूसरे व्यक्ति को नुकसानी हुई हो, नुकसानी ऐसी हो कि उसको विधिक अधिकार प्राप्त हो कि वो उसके विरुद्ध मुकदमा चला सकता है। ओके, जैसे आपका ये अधिकार है कि आप स्वतंत्रता पूर्वक कहीं भी जा सकते हो, आ सकते हो, कोई रोक टोक नहीं लगा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर जानबूझ के कोई रास्ते में मार्ग में बाधा उत्पन्न कर दे, आपको जाने ना दे, पकड़ ले, तो ठीक है, तो इस तरह से ये तो आपका जो विधिक अधिकार है, आप कहीं भी जा सकते हो, आ सकते हो, तो उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये क्या होगा, एक अपकृत्य हो जाएगा। जैसे कि आपकी जमीन है, आपको अधिकार है कि अपनी संपत्ति में आपको अधिकार है कि कोई अगर आप चाहो अगर किसी को कि कोई हमारी जमीन में ना आए, तो ये आपको अधिकार है, लेकिन कोई जानबूझकर अगर आपकी जमीन में आ जाता है, कुछ निर्माण कार्य करने लगता है, तो ये कहीं न कहीं आपके विधिक अधिकारों का हनन करता है। तो आप यहाँ पे वो क्या है, सामने वाला व्यक्ति एक अपकृत्य कर रहा है, और आपको यहाँ पे अधिकार प्राप्त हो जाएगा कि आप उस सामने वाले व्यक्ति के प्रति उसके खिलाफ वाद दायर कर सकते हो। ओके? तो इस तरह से ये 3 आवश्यक तत्व हो गए, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना। 1-2 बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। ओके? जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैवकृत्य, दैवकृत एक्ट ऑफ गॉड। दैवकृत्य क्या है? इसको भी देख लेते हैं कि दैवकृत्य एक उचित प्रतिरक्षा है। क्या है? एक उचित प्रतिरक्षा है। दैवकृत्य बहुत ऐसे मामलों में हुआ है जहाँ पे जो दुर्घटना हुई है या कोई क्षति हुई है वो दैवीय कृत्य के द्वारा हुई है। तो वहाँ पे जो प्रतिवादी होता है उसको बचाव प्राप्त हो जाता है। ठीक है? बचाव करता है अपना। दैवकृत्य की परिभाषा की अगर बात करें तो पोलक ने इसकी डेफिनेशन दी है कि दैवकृत्य प्राकृतिक क्रियाओं के अप्रत्याशित परिचालन को कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक जो क्रियाएं होती हैं उनके अप्रत्याशित परिचालन को कहते हैं, जिनका मनुष्य असाधारण बुद्धि का प्रयोग करके भी पूर्वानुमान नहीं कर सकता है। ओके, बहुत ईजी डेफिनेशन है, आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, अब दैवकृत्य भी एक प्रकार की अनिवार्य दुर्घटना है। अंतर केवल इतना है कि दैवकृत्य के अंतर्गत प्रतिफलित क्षति अत्यधिक वर्षा, आंधी, तूफान, ज्वार भाटा, ज्वालामुखी, विस्फोट जैसे प्राकृतिक बलों से कारित होती है। यानी जो क्षति होती है, जैसे बहुत ज्यादा बारिश हो जाए उससे किसी को नुकसान हो जाए, या भूकंप, ज्वार भाटा, तूफान, आंधी, जो ये इस तरह का कुछ हो जाए, तो इससे जो क्षति होगी वो एक दैवीय कृत्य माना जाएगा। आप लोगों ने ओ माय गॉड मूवी देखी है ना, बस उसमें जो जो दुर्घटना हुई थी वो एक दैवीय कृत्य के द्वारा हुई थी। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रतिवादी होता है वो बच जाता है। ओके, और अब इसमें देखते हैं, इस एक केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इससे और अच्छे से समझ जाओगे। निकोलस निको सॉरी, निकोलस, अब इस पे एक केस है, निकोलस वर्सेस मार्शल लैंड। मार्शल लैंड का ये जो केस है, निकोलस वर्सेस मार्शल लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट केस है आपका। अब इसमें क्या लिखेंगे, इस मामले में प्रतिवादी की भूमि पर वर्षा का पानी एकत्र होने से स्वतः एक कृत्रिम झील बन गई थी। ओके, और इसमें क्या हुआ कि पानी एक प्राकृतिक स्रोत से आता था जो कहीं ऊपर से प्रारंभ होकर प्रतिवादी की झील में आता था, और एक मतलब एक पूरे वर्ष असाधारण वर्षा होने के कारण झील स्वतः ही भर गई, और पानी उसके कगारों को तोड़ करके वादी की भूमि पर बहने लगा। पानी के बहाव में वादी के 4 पुल बह गए, और यहाँ पे क्या हुआ, वादी ने प्रतिवादी पर नुकसानी का दावा दायर किया। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रतिवादी जो है, प्रतिवादी दायी नहीं है, क्योंकि जो दुर्घटना हुई है ये दुर्घटना एक दैवीय दुर्घटना है, और यहाँ पर जो प्रतिवादी है उस पर कोई दावा नहीं किया जा सकता है, उसे नुकसानी प्राप्त नहीं की जा सकती है।
अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा प्रतिनिधिक दायित्व, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग इसको और बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि याद रखिएगा जो पेपर होते हैं आपके, ये क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, हर साल कोई नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं, उसी सिलेबस से ही बनते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और समझते भी जाइए, ठीक है? अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा प्रतिनिधिक दायित्व, प्रतिनिधिक दायित्व क्या होता है? सामान्य नियम यह है कि कोई व्यक्ति अपने कृत्यों के लिए उत्तरदायी होता है, यानी जो कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो अपने ही कार्यों के लिए वो उत्तरदायी होता है, ठीक है? परंतु कुछ ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए गए कृत्य के लिए भी उत्तरदायी होता है, और ऐसे जो दायित्व होते हैं इन्हें प्रतिनिधिक दायित्व कहते हैं। ये चीज हम लोग जानते ही हैं कि जैसे एक मालिक का नौकर हो गया, नौकर अगर कोई कार्य करता है तो कुछ भी करता है, ठीक है, तो उसका उत्तरदायी मालिक ही होगा, क्योंकि देखा जाए कि अगर नौकर कोई है, उसने कोई किसी का एक्सीडेंट कर दिया, कोई ऐसा अपकृत्य कर दिया, तो अगर हम वहां पे दोषी मानते हैं मालिक को, अरे सॉरी, नौकर को, तो फिर मालिक तो बच जाएगा, मालिक अपने नौकर से कुछ भी करवाता रहेगा, ठीक है। और अगर हम उसको नौकर को दोषी मानते, तो दूसरा हमारा क्या नुकसान हो जाएगा कि अगर नौकर से क्षतिपूर्ति मांगी जाएगी तो नौकर के पास खुद इतना पैसा नहीं कि वो अपना गुजारा बसर कर सके, वो दूसरों को क्या क्षतिपूर्ति देगा, तो जो जिस व्यक्ति का नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई हो ही नहीं पाएगी कभी, ठीक है। इसलिए ये कहीं ना कहीं इसके पीछे का ये लॉजिक था, और इसलिए हम एक उसका नौकर को या अभिकर्ता को दोषी न मानते हुए सेठ यानी जो मालिक होता है या प्रधान होता है, इसको दोषी माना जाता है, ओके। और इसी को प्रतिनिधिक दायित्व का जो नियम है कहते हैं। ऐसे दायित्व में प्रमुख जो स्थान होता है स्वामी का आता है, जो अपने सेवक के द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए कानूनी दृष्टि में उत्तरदायी ठहराया जाता है। इसलिए सेवक के अपकृत्यों के लिए स्वामी और अभिकर्ता के अपकृत्यों के लिए मालिक का जो दायित्व होता है प्रतिनिधिक दायित्व के अंतर्गत आता है। अब हम यहाँ पे बताएंगे प्रतिनिधिक दायित्व के 3 प्रकार होते हैं, ओके। अनुसमर्थन से, यानी अगर किसी व्यक्ति ने कोई काम किया गलत, ठीक है, पहले तो उसको अनुमति नहीं थी, लेकिन आपने क्या किया, बाद में उसको अनुमति दे दी, उस कार्य जब कार्य हो गया उसने आपने उसका समर्थन कर दिया, तो यह माना जाएगा इसके लिए आप ही उत्तरदायी हो। दूसरा क्या है, विशेष संबंध के कारण, अगर विशेष रिलेशन है कोई, ठीक है, संबंध है, तो उस पे भी आप उत्तरदायी हो सकते हो, यानी कोई दूसरा व्यक्ति कार्य करे उसके लिए आप उत्तरदायी हो जाओ, ठीक है। जैसे कभी कभी छोटा बच्चा कोई गलत काम करता है तो उसके लिए माँ बाप उत्तरदायी हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से ये रिलेशन के बाद, जैसे नौकर गलत काम कर रहा है, उसको अपकृत कर रहा है, तो उसके लिए मालिक उत्तरदायी हो जाएगा। यहाँ पे एक रिलेशन की बात की जा रही है, और दुष्प्रेरक से, यानी कोई व्यक्ति को आप दुष्प्रेरित कर रहे हो, यानी उसको दुष्प्रेरित कर रहे हो किसी गलत कार्य को करने के लिए, तो वो जो कार्य करेगा उसके लिए आप ही उत्तरदायी होगे, ठीक है, वो नहीं। तो इस तरह से ये इसके 3 प्रकार हो गए, और ये प्रतिनिधिक दायित्व इस तरह से जो मैंने बीच में लिखा हुआ है। तो एक चीज और यहाँ पे आप सीख सकते हो कि जब भी आप आंसर लिखना, तो थोड़ा सा एक नवाचार अपने आंसर में लाना। जैसे कि प्रकार लिखना है तो आप कोई डायग्राम बना सकते हो, प्रकार जो उसके काइंड्स बताओ कि डायग्राम से बना दो, या कोई इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है उसको आप थोड़ा स्पेस दे करके थोड़ा अलग उसको लिख सकते हो, इस तरह से पॉइंट बना के थोड़ा-सा अपने आंसर को एक यूनिक ढंग में प्रेज़ेंट करोगे, तो एग्ज़ामिनर के सामने एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपको ज़्यादा चांसेज़ हैं कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिल जाएँ। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, संवैधानिक प्राधिकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा। ये 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में, ठीक है? और शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा आता है, लॉन्ग में इतना तो नहीं आता, ठीक है? अब शॉर्ट में देखेंगे, लिखेंगे क्या इसमें जब आएगा, यदि क्षति किसी ऐसे कार्य के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है जिसे विधानमंडल ने कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया है, ठीक है? अगर कोई क्षति है किसी ऐसे कार्य से उत्पन्न हुई है जिसे विधानमंडल ने कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया है, तो वह क्षति वाद योग्य नहीं है। जब कोई किसी अधिनियम के प्राधिकार से किया जाता है, यानी अगर किसी अधिनियम के द्वारा अधिनियम बना करके किसी कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति को अधिकार दिया गया है, और उस कार्य के दौरान अगर कोई क्षति होती है, तो वहां पर वो उत्तरदायी नहीं होते हैं, ओके। तो वह एक पूर्ण प्रतिरक्षा होती है। ये जो इस तरह का जो अपकृत्य होगा, तो ये इस प्रकार का जो अपकृत्य एक पूर्ण प्रतिरक्षा के रूप में होगा, ठीक है? और क्षत पक्षकार, यानी जिस व्यक्ति को नुकसानी हुई है, उसे उपचार के अतिरिक्त कोई अन्य उस उपचार के अतिरिक्त कोई अन्य उपचार नहीं मिल सकता है, जो स्वयं उस संविधि में प्रदान किया गया हो। यानी उस संविधि में जो उपचार दिया गया होगा, ठीक है? कि अगर इससे किसी को नुकसानी होती, तो ये उपचार होगा, तो वही उपचार मिलेगा, उसको कोई दूसरा उपचार नहीं मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, तो जैसे ट्रेन निकलती है, यानी ट्रेन निकलने के लिए जब मार्ग बनाया जाता है, जब ट्रेन निकलती है, तो उसके आस-पास जो घर बने होते हैं, ट्रेन की आवाज़ से, धुएँ से, और जब निकलती जो प्रकंपन होता है, ठीक है, घर हिलने लगते हैं, इस तरह का जो भी क्षति होती थोड़ी बहुत, तो इसके लिए वो व्यक्ति वाद नहीं ला सकते हैं। उन जो कंपनी बनाती हैं रेलगाड़ियाँ, ठीक है, ये जो बना काम करती हैं, उनके विरुद्ध वाद नहीं ला सकती, क्योंकि एक ये सांविधिक प्राधिकार प्राप्त होता है कंपनी को, उन्हें एक कानून के तहत अधिकार प्राप्त होता है इस कार्य को करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसके प्रति उनकी कंपनियों के विरुद्ध वाद नहीं ला सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से जो होता है, इसे सांविधिक प्राधिकार कहा जाता है, और यहाँ पर प्रतिवादी को एक प्रतिरक्षा प्राप्त हो जाती है, ओके। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि मनमाना कार्य करने लोग, इस पर कई केस हैं, ठीक है, जहाँ पर इस प्रकार से जो ट्रेन कंपनी जो कंपनियां हैं जो रेलगाड़ी का निर्माण करती हैं या पटरी इस तरह का ये निर्माण कार्य करती हैं, तो अगर किसी व्यक्ति को क्षति हुई है तो उनको उत्तरदायी माना भी गया। अगर उन्होंने जो बचाव करना चाहिए उनको उस चीज को नहीं ध्यान दिया, और ऐसे ही लापरवाही से काम किया, उससे अगर किसी को क्षति होगी, तो वहां पे उत्तरदायी माना भी गया है, ठीक है। अब इस तरह से एक पहला जो हमारा ये केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बाघन वर्सेज टैफ
रेल कंपनी, ये जो मामला है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मामले में क्या हुआ, प्रतिवादी रेल कंपनी जो थी के एक इंजन से निकली हुई चिंगारी वादी के जंगल में आग लगा दी। यानी जो रेल कंपनी है, एक रेल कंपनी जो प्रतिवादी है उसकी रेल कंपनी के एक इंजन से, ठीक है, इस कंपनी में क्या हुआ, जो इंजन का कार्य हो रहा था तो उस इंजन से एक चिंगारी निकली और जिससे कि जंगल में आग लग गई। और जो रेलवे लाइन के बगल में ही था, रेलवे लाइन के जो बगल में जंगल था उसमें आग लग गई और इस कंपनी को रेलगाड़ी चलाने का प्राधिकार प्राप्त था। ठीक है, ये जो कंपनी थी इसको रेल चलाने का प्राधिकार प्राप्त था। तथा यह निर्णय दिया गया कि चूंकि प्रतिवादी ने चिंगारी को रोकने के लिए उस काफी सावधानी बरती हुई थी पहले से ही, और उन लोगों ने उस कार्य के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य भी नहीं किया था, तो यहाँ पर उसको प्राधिकार प्राप्त था और यहाँ पर उनको उत्तरदायी नहीं माना गया, क्योंकि उन्होंने चिंगारी को रोकने के लिए पहले से ही काफी सावधानियां बरती हुई थी। अगर ये सावधानी न बरतते चिंगारी को रोकने के लिए, जानबूझकर कोई ऐसा कर देते, तो यहाँ पर उत्तरदायी माना जाता। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब एफ नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, हमला या आक्रमण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमला और उसे प्रहार, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। हमला क्या है, हमला का अर्थ है कि किसी व्यक्ति के शरीर पर गैर कानूनी ढंग से हाथ छोड़ना या किसी को साशय यानी आशय के साथ शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए पहुंचाने का प्रयत्न करना। ठीक है, हमले में शरीर से वास्तविक संपर्क होना आवश्यक नहीं है, लेकिन मात्र धमकी हमला नहीं होती है। ओके, और जब एक धमकी यानी जब तक धमकी को प्रभावी बनाने के लिए साधन न हो, तब तक धमकी हमला नहीं होती है। शब्द बोलने मात्र से हमला नहीं होता है। आशय एक कृत्य दोनों को आशय जो है, आशय इसका क्या है कि आशय और कृत्य दोनों मिलकर एक हमला गठित होता है। यानी सिर्फ किसी को बोल देना कुछ, ये हमला नहीं होता है। ठीक है, यानी जब तक कोई जो जो मन में उनके चल रहा है या जो वो करने जा रहा है, जब तक वो वास्तविक रूप में हो नहीं जाता है, तब तक उसे हमला नहीं माना जाता है। ठीक है, अब इसमें विनफील्ड की जो डेफिनेशन है उसमें क्या कहा गया है, विनफील्ड ने क्या कहा है कि प्रतिवादी का वह कार्य हमला कहा जा सकता है जो वादी के मन में ऐसा युक्त आशंका उत्पन्न कर दे कि प्रतिवादी उस पर प्रहार करेगा। हमला किसे कहा जाएगा कि अगर कोई ऐसा कार्य जिससे कि वादी के मन में आशंका उत्पन्न हो जाए कि वो उसको उसके ऊपर प्रहार करेगा या उस पर हमला करने वाला है, प्रहार करेगा, ठीक है, उसको नुकसान क्षति पहुंचाने वाला है, तो उसे हमला माना जाएगा। यहाँ पे एक मामला है परसेल वर्सेस हार्न का मामला। इस मामले में निर्णय दिया गया कि हमला प्रहार से पूर्व की स्थिति है। मुक्के का वास्तविक प्रदर्शन हमला है, परंतु जैसे ही मुक्के से वास्तविक किसी को चोट लग जाती है, वह प्रहार बन जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि जो प्रहार है ये जो हमला है ये प्रहार से पहले की स्थिति है। ठीक है, यानी जैसे किसी के मारने के लिए मुक्का उठाया उसने, ठीक है, ये क्या हो गया, एक हमला हो गया, लेकिन वो मुक्का जैसे किसी के चेहरे पे पड़ गया, कहीं भी पड़ गया, उसको चोट लग गई, वो क्या हो गया, फिर उसके बाद प्रहार हो जाता है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति पर पानी फेंकना हमला है। ठीक है, किसी व्यक्ति पर पानी फेंकना हमला है, परंतु जैसे ही पानी व्यक्ति पर पड़ता है वह प्रहार की कोटि में आ जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि प्रहार क्या है और हमला क्या है। अब नेक्स्ट जो हमारा है जी नंबर, मानहानि के आवश्यक तत्व। ठीक है, मानहानि से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ठीक है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसमें। जैसे क्या आया इस पेपर में आपके कि मानहानि के आवश्यक तत्व बताइए, तो हम पहले बताएंगे मानहानि क्या है, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दे करके उसके बाद हम उसके आवश्यक तत्व बताएंगे। याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, आपको हर एक क्वेश्चन में उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूर देना है। ठीक है, और उसके बाद हम उसका मेन जो बॉडी होगी, जो मेन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हम उसको बाद में लिखेंगे। हमेशा बीच में लिखो, ऐसा नहीं कि जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, हमें पहले ही उसका आंसर नहीं लिखना है, पहले हमें उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, रेफरेंस देना है, उसके बाद हम उसकी मेन बॉडी लिखेंगे और लास्ट में हम एक निष्कर्ष दे देंगे, कंक्लूजन दे देंगे। ओके, और लॉ के स्टूडेंट तो उसमें तो और खास बात ध्यान रखने वाली ये है कि आप एक दो केस उसमें जरूर लिखिएगा, केस नहीं है तो सेक्शन लिखिएगा, सेक्शन नहीं है तो कोई उदाहरण ही लिखिएगा, और कुछ नहीं है तो किसी की डेफिनेशन ही लिख दीजिएगा। ठीक है, किसी विद्वान की। तो इस तरह से आप लोग करोगे तो आपके एग्जाम में ज्यादा चांसेस हैं कि आपको अच्छे नंबर मिले। अब नेक्स्ट जो हम इसमें क्या देखेंगे कि इसका आंसर लिखेंगे कैसे, मानहानि की आवश्यकता तुम्हें। प्रतिष्ठा या चरित्र एक व्यक्ति की मूल्यवान संपत्ति है। व्यक्ति प्रतिष्ठाहीन या अपमानित जीवन जीने की अपेक्षा मरना श्रेयस्कर समझता है। यानी जो प्रतिष्ठा है, चरित्र है, ये एक व्यक्ति की मूल्यवान वस्तु है, और एक अपमानित और प्रतिष्ठाहीन जीवन जीने से अपेक्षा व्यक्ति मरना ज्यादा अच्छा समझता है। किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को क्षति ही अपमान है। यानी किसी व्यक्ति की अगर प्रतिष्ठा है उसको क्षति होती तो वही क्या है, अपमान है। प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाना उस व्यक्ति की संपत्ति को क्षति पहुंचाने के बराबर है। अगर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाई जा रही है तो उसकी संपत्ति को क्षति पहुंचाने के बराबर है, क्योंकि व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसकी संपत्ति ही है देखा जाए तो। मानहानि प्रतिवादी का एक ऐसा लिखित या मौखिक प्रकाशित कथन है जिसे वादी समाज के सही सोच वाले व्यक्तियों के बीच में उपहास का पात्र बन जाता है। यानी मानहानि क्या है,
मानहानि एक ऐसा लिखित या मौखिक प्रकाशित कथन है जो कि वादी एक जो सही सोच वाले व्यक्ति होते हैं उस समाज में उस व्यक्ति वह व्यक्ति उपहास का पात्र बन जाता है। अब इसके हम इसके आवश्यक तत्व क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मानहानि के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। कौन-कौन से आवश्यक तत्व हैं? नंबर 1, शब्द या कथन अपमानजनक हो, यानी जो शब्द या कथन है वो अपमानजनक होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है? अपमानजनक कथन वादी से संदर्भित या वादी को संबोधित हो। जो अपमानजनक कथन हो ये वादी को ही बोला जा रहा है, यानी जो व्यक्ति वाद लेकर आया है न्यायालय में, ये ऐसा अपमानजनक शब्द उसी को बोला गया हो, ऐसा नहीं वो किसी अपने चाचा भतीजे किसी दूसरे के लिए वाद लेके चला आया है, ठीक है? उसी को ही बोला गया हो ऐसा अपमानित शब्द, या उसी के लिए ही हो। अपमानजनक नेक्स्ट क्या है? अपमानजनक कथन का प्रकाशन हुआ, यानी जो अपमानजनक कथन है, प्रकाशन हुआ। प्रकाशन से मुराद यहाँ पे क्या है? तात्पर्य क्या है कि यानी व्यक्तियों के यानी उस समाज के व्यक्तियों को बोला गया हो या प्रकाशित किया हो, उन तक वो बात बोली गई हो, उनके सबके सामने उसको अपमानित किया गया हो या सबके सामने पहुँचाई गई हो, ठीक है? एक समाचार पत्र में निकलवाया गया हो या सबके सामने भीड़ में उसको अपमानित किया गया, उसके लिए बुरे शब्द बोले गए, इस तरह से प्रकाशित हुआ होना चाहिए, लोगों तक वो बात पहुँची जानी चाहिए, ठीक है? इस पर एक केस है रामधारा, रामधारा वर्सेस फूलवती फूलवती बाई, ठीक है? केस है, मैंने इसको लिख दिया है, आप देखना इस ये जो केस है ये आपको लर्न हो जाएगा। केस इस पे एक जरूर लर्न कर लीजिएगा क्योंकि मानहानि से रिलेटेड लॉन्ग या शॉर्ट में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आप तो जानते ही हो कि अगर केस लिखोगे तो आपको थोड़े से बाकी बच्चों की अपेक्षा ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो इस केस को, ये केस थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, लेकिन मैंने इसको देखो 4 शब्दों में ही सिर्फ इसको लिख दिया, 4 से 5 शब्दों में। आपको ये देखना केस पूरा भी लर्न हो जाएगा, ठीक है? रामधारा वर्सेस फूलवती बाई। रामधारा, राम तेरी गंगा मैली मूवी देखिए, ठीक है? रामधारा, राम से राम और धारा यानी गंगा का धारा बना लो, ठीक है? रामधारा हो जाएगा। और वर्सेस फूलवती, फूलमती समझ जाओ कोई 45 वर्ष की आसपास की कोई लेडी है, उनके लिए बोला जा रहा है बाई यानी विधवा। आप ऐसे रिलेट कर लो, मैं ये नहीं कहती ये चीज है, रिलेट कर लो, ठीक है? जिससे कि आपको केस याद हो जाएगा। अब देखना, रामधारा वर्सेस फूलवती बाई, ठीक है? अब मामले में क्या था कि एक 45 वर्ष की विधवा थी, ठीक है? जिनकी पुत्र वधू के, यानी जो 45 वर्ष की विधवा थी, उसको उसके पुत्र वधू के जो मामा थे उसकी रखेल बोला गया था, यानी सबके सामने उसको ऐसे बोल दिया गया था। तो यहाँ पर देखा जाए तो उसके लिए अपमानजनक ये शब्द था, उसकी उसका चरित्र, उस पे चरित्र पर लांछन लगाया गया था। तो ये न्यायालय ने यहाँ पे निर्णय क्या दिया? न्यायालय ने कहा कि ये ना केवल एक उसका अपमान था बल्कि उसके चरित्र पर भी कीचड़ उछाला गया, उस पर लांछन लगाया गया, और ये मानहानि के अंतर्गत आता है। जो प्रतिवादी है वो उत्तरदायी ठहराया गया, ठीक है? अब केस याद हो गया आपको, अब इस पे आप अपने मन से बना के लिख लीजिएगा, अब केस में आ जाए, आपके एग्जाम में आ जाएगा तो, ठीक है? इस तरह से आप रिलेट करके केसेस को लर्न किया करो, क्योंकि रटोगे, रटने में कभी नहीं आएगा। उसको किसी न किसी स्टोरी से रिलेट कर लो, उसको स्टोरी बना लो, लर्न हो जाएगा। मैं तो हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही लर्न करती हूँ, ठीक है? चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा है, आरंभता अतिचार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरंभता अतिचार। इसमें क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे। जो प्रोफेसर जो विनफील्ड है, इन्होंने क्या कहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी की भूमि पर कानूनी अधिकार से प्रवेश करता है, किंतु बाद में वह, ठीक है, कोई व्यक्ति पहले किसी की भूमि में गया, उसको अधिकार प्राप्त है कि वह उसकी भूमि में चला गया, किंतु बाद में वह इस अधिकार का दुरुपयोग करता है और उसकी भूमि पर बना रहता है, ठीक है, उस अधिकार का दुरुपयोग करने लगता है और उसकी भूमि में बना रहता है, तो प्रारंभ से अतिचार कहा जाएगा, ठीक है? ऐसे व्यक्ति के कृत्य को प्रारंभ से ही अपकृत्य माना जाएगा, भले ही दुरुपयोग के समय तक उसका आचरण कितना ही निर्दोष क्यों ना हो। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी की भूमि में गया, पहले जाते समय उसको अधिकार प्राप्त, जैसे पोस्ट आते हैं ना, पोस्ट मास्टर पोस्ट देने, आपको लेटर देने आते हैं, तो उनको अधिकार है कि वो आपके गेट तक आके आपको दे सकते हैं लेटर, साइन करवा के चले जाएँ बाहर से बाहर, यहाँ तक उनको अधिकार है। लेकिन आपके वो घर तक चले आएँ, घर के अंदर आपके बेडरूम तक चले आएँ, तो यहाँ पर क्या है, ये भले ही निर्दोष पूर्वक आए हों, ठीक है? उनको इंटेंशन गलत ना हो, लेकिन ये एक प्रकार से जो उनको विधिक अधिकार प्राप्त है, उसका ये एक अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर इनका ये अपकृत्य माना जाएगा, प्रारंभ से ही अतिचार माना जाएगा, ये माना जाएगा इनका प्रारंभ जैसे ही आए घर के अंदर या घर में ही जैसे एंटर किया, ये घर ही से वहीं से प्रारंभ से ही ये अतिचार माना जाएगा, ठीक है? अब कुछ एग्जांपल से और एक देखते हैं, केस देखते हैं, ठीक है? अब एग्जांपल में केस देखते हैं ताकि एग्जाम में आप अच्छे से लिख पाओ। केस क्या है हमारा? एलियास, ठीक है? एलियास वर्सेस पेस मोर, एलियास वर्सेस पेस मोर। इस मामले में क्या हुआ? इस मामले में प्रतिवादी जो कुछ पुलिस अधिकारी थे, प्रतिवादी इसमें क्या है? पुलिस अधिकारी, ठीक है? प्रतिवादी जो कुछ पुलिस अधिकारी थे, ने वादी के परिसर में एक विधि सम्मत गिरफ्तारी के लिए प्रवेश किया। यानी उनके परिसर में जो प्रवेश किया पुलिस पुलिस अधिकारियों ने, उनको अधिकार था कि वो गिरफ्तार उनको कर लें, इस अधिकार से उन्होंने प्रवेश किया। वहां उन लोगों ने बिना किसी विधिक अधिकार के कुछ दस्तावेजों को मतलब ले लिया, ठीक है? बिना, उनको अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने उन दस्तावेजों को ले लिया। तो उनका ये अपकरण जो था, अपकरण का कार्य माना गया, ठीक है? जिसे कि अपकरण का कार्य माना गया, और उनकी अपकरण के कार्य के कारण वहां उनकी उपस्थिति पूर्णतः न्यायानुमति विहीन नहीं मानी गई। यानी जो उन्होंने दस्तावेज लिए, वहां से जब्त किए, ये इनका इनको अधिकार नहीं था या इसके लिए उनको अनुमति नहीं दी गई थी। वो सिर्फ गिरफ्तार करने के लिए प्रवेश किया था उनके घर में या उनके परिसर में, ठीक है?
और यहाँ पे क्या था कि इनका जो शेष जो इनका गिरफ्तारी का कार्य है वहाँ पे इनका शेष रह गया था। अतः इन पुलिस अधिकारियों को केवल उन दस्तावेजों के संदर्भ में अतिचारी माना गया, परिसर में प्रवेश करने के संदर्भ में आरंभतः अतिचार नहीं किया। यानी जो उन्होंने अंदर उनको जाने का अधिकार था, अंदर से गिरफ्तार करने का अधिकार था और उन्होंने गिरफ्तारी नहीं की, वहाँ से उन्होंने कागज़ जब्त कर लिए। तो यहाँ पे जो कागज़ जब्त कर लिए, इसके लिए उनको अतिचारी माना गया, ठीक है? बाकी आरंभतः अतिचार नहीं माना गया इनको। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं संपरिवर्तन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कैसे लिखेंगे अगर हमारे एग्जाम में आ जाएगा? तो संपरिवर्तन यानी कन्वर्जन, ठीक है? लिखेंगे क्या इसका आंसर? संपरिवर्तन जिसे ट्रोवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रोवर, ठीक है? इसे ट्रोवर के भी नाम से जाना जाता है। इसका तात्पर्य है किसी की वस्तु को अनुचित रूप से परिवर्तित कर देना, यानी किसी की कोई वस्तु है उसको अनुचित रूप से परिवर्तित कर देना, ठीक है? जैसे भूमि को धन के रूप में, जिससे कि वह व्यक्ति स्वामित्व से वंचित हो जाए। यानी किसी की भूमि को अगर बेच डालोगे पैसों से, तो अब तो उसका जो स्वामित्व था उस भूमि में, तो वो तो चला गया। यानी किसी की वस्तु को परिवर्तित कर देना, उसके अस्तित्व को ही समाप्त कर देना, अनुचित ढंग से परिवर्तित कर देना। ठीक है? जिससे कि जो वादी है वो अपने स्वामित्व से वंचित हो जाए। सामान्य क्या कहते हैं? सामान्य एक डेफिनिशन देते हैं, ये कहते हैं कि संपरिवर्तन जानबूझकर किया गया वह कार्य है जिससे किसी की वस्तुओं में बिना विधिक औचित्य के हस्तक्षेप किया जाता है। ठीक है? जिससे जिसके फलस्वरूप वह व्यक्ति उस वस्तु के कब्जे का उपयोग करने से वंचित हो जाता है। यानी कि ये संपरिवर्तन क्या है? एक जानबूझकर किया गया एक ऐसा काम है कि किसी व्यक्ति को उसकी वस्तु पर जो उसको विधिक अधिकार प्राप्त था, उस स्वामित्व प्राप्त था, उससे वंचित कर देना। ठीक है? उस वस्तु पे हस्तक्षेप करना, उस वस्तु में परिवर्तन कर देना। अब इसमें एक केस देखते हैं, ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा भी केस है। ठीक है? आपको बहुत जल्द याद हो जाएगा ये केस। रिचर्डसन, ठीक है? रिचर्डसन वर्सेस एटकिंस। एटकिंस रिचर्डसन का जो मामला है, इस मामले में क्या हुआ? इस मामले में प्रतिवादी ने वादी के पीपे से कुछ शराब, ये जो पीपा नहीं होते शराब वाले, ठीक है? उससे कुछ शराब निकाल ली, ठीक है? और शेष शराब की जगह पे पानी मिला दिया। क्या मिला दिया? पानी मिला दिया, जिससे कि किसी को पता ही ना चले कि उस पीपे में शराब की कमी हुई है, किसी ने शराब निकाला है। तो अब देखा जाए तो शराब में अगर पानी मिला दोगे, आधी शराब आधा पानी, तो पूरी शराब की शराब पूरी बेकार चलेगी कि नहीं हो गई? ठीक है? तो इस मामले में क्या हुआ कि उसने पीपे से शराब निकाली, ताकि उस शराब की पीपे से शराब निकाल के उसमें पानी डाल दिया, जिससे कि उस कमी को पता ना चले किसी को, और उससे संपूर्ण पीपे को शराब के संपरिवर्तन के लिए उत्तरदायी ठहराया। यानी उसे क्या है, उसने जो पूरे पीपे में संपरिवर्तन किया, जो उसमें परिवर्तन किया, उसके लिए उसको उत्तरदायी ठहराया गया। क्योंकि उसने पीपे से कुछ शराब निकालकर उसका संपरिवर्तन तो किया ही था, ठीक है? और पीपे में शेष शराब के साथ पानी मिलाकर उसने अनन्यता को नष्ट कर दिया। यानी जो शराब की अनन्यता, उसका जो शराब का अस्तित्व, उसने उसी को नष्ट कर दिया, पूरी शराब ही बेकार कर दी, ठीक है? उसने उसको निकाल लेना चाहिए था शराब, पानी ना मिलाता, कम से कम उतनी शराब तो ठीक बच जाती। अब उसने पानी उसमें ऐड कर दिया, तो पूरी शराब बेकार चली गई, ठीक है? देखा जाए एक तरफ से अच्छा भी हुआ। अब पानी वैसे मिला के पीते हैं, अब पानी मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? लेकिन इसको अतिचार माना गया, गलत कार्य है, ठीक है? उसने संपरिवर्तन कर दिया। अब जो चलो दूसरा केस देखते हैं, इसमें क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जे नंबर, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ? इसमें पूछा क्या गया है, पहले ये देख लेते हैं। अपकृत्य वर्सेस अपराध में अंतर इसमें पूछा गया है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और मैंने एक चीज़ और इसमें किया था, मैंने क्या किया था कि जो इसमें पहले मैंने पेपर देखा, ठीक है? और उसमें जो क्वेश्चन मुझे ऐसे लगे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने उन पे क्वेश्चनों को हटा दिया है, ठीक है? और उसमें मैंने वो क्वेश्चन ऐड कर दिए जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं और इंपॉर्टेंट हैं, जो पिछले पूछे गए हैं एग्जामों में, जो रिपीट हुए हैं, ठीक है? तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन आपका है, ये अपराध, अपकृत्य वर्सेस अपराध। ये पेपर आप लोग अगर चाहें इसका पेपर लेना, तो ये पेपर है बीएलएलबी 5th सेमेस्टर का ये पेपर है, और 2018 या 19 का पेपर है, ठीक है? 19 का पेपर है, आप लोग देख लीजिएगा, चेक कर लीजिए, कानपुर यूनिवर्सिटी का पेपर है, ठीक है? और इसका पेपर एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा, ये पेपर गल गया था, मतलब गंदा सा हो गया था, आपको मैं यहाँ पे डाल नहीं सकती, लेकिन हाँ, उसके मैं उसकी फ़ोटो मैं चाहो अगर आप लोग कहो तो मैं डाल दूँगी टेलीग्राम में, ठीक है? उसपे मैं वीडियो नहीं बना सकती, मैं देखूँगी कोई दूसरा मुझे पेपर मिल जाएगा तो उसका मैं पेपर डाल दूँगी। बाकी आप लोग तो अभी क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है? अभी इसका मैं लॉन्ग क्वेश्चन का भी लेके आ रही हूँ, जिसमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जो कि मैं डिस्कस कराऊँगी। और जिससे कि आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, मैं वो सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन इसमें डिस्कस कराऊंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे टॉप, उसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगी, ओके? जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन में आपका शॉर्ट भी कवर हो जाएगा, जो कुछ बहुत शॉर्ट अगर छूट भी गए होंगे तो वो भी कवर हो जाएंगे। अभी तो आपने अगर 10, ये यकीन मानिए, अगर आप 10 ये क्वेश्चन पढ़ लेते हो, तो इनमें 6 से 7-8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होंगे 100%, ठीक है? तो इसलिए बहुत अच्छे से इन क्वेश्चनों को आप पढ़ लीजिएगा। जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अपराध और अपकृत्य में अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है? आपको देखना, देखते देखते आप इसको लर्न कर लोगे। अपराध और अपकृत्य में अंतर क्या है? फर्स्ट, अपकृत्य क्या है? अपकृत्य एक दीवानी दोष है, ठीक है? दीवानी दोष है। और जो अपराध है, ये कैसा है? एक आपराधिक दोष है। आप जानते हो, दीवानी अपराधी दोनों जानते हो आप लोग। अब नेक्स्ट जो इसमें अंतर है, अपकृत्य में वाद व्यथित पक्षकार लाता है। जो अपकृत्य होता है, इसमें जो व्यथित पक्षकार, यानी जिसके विधिक अधिकारों का हनन हुआ हो, वो व्यक्ति वाद लाता है। और जबकि अपराध में क्या होता है, इसमें सरकार की ओर से अभियुक्त का अभियोजन किया जाता है, यानी सरकार इसमें वाद लाती है, ठीक है?
अपराध में क्या है कि सरकार वाद लाती है, और अपकृत्य में उपचार सिर्फ अपने निर्धारित क्षतिपूर्ति के लिए वाद लाता है। ठीक है, वाद है जो अपकृत्य में उपचार सिर्फ अपने निर्धारित क्षतिपूर्ति के लिए वाद है। और अपराध में क्या होता है, अपराध समाज के विरुद्ध दोष माना जाता है। ठीक है, जो अपराध होता है आपका समाज के विरुद्ध दोष माना जाता है, अतः दोषी व्यक्ति को कारावास या दंड, अर्थदंड या दोनों दंडित किया जाता है। ठीक है, उसमें दोषी जो व्यक्ति होता है अपराध में, सजा भी दी जा सकती है या उससे अर्थदंड लगाया जा सकता है, यानी जुर्माना लगाया जा सकता है, ये दोनों हो सकता है। और इसमें क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ क्षतिपूर्ति दी जाती है। ठीक है, अपकृत्य में। अब चौथा जो हमारा अंतर है, अपकृत्य एक व्यक्तिगत दोष है और जबकि अपराध जो होता है वो एक सामाजिक दोष है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा है ये। अब इसमें आप चाहो तो थोड़ा सा और इस आंसर को अच्छा बनाने के लिए आप एक चीज और ऐड कर सकते हो, यहाँ पे नीचे निष्कर्ष लिख दो। निष्कर्ष में लिख सकते हो कि अपकृत्य और अपराध में बहुत अधिक अंतर है, दोनों में इस तरह से अंतर है। ये जो आपको ऊपर चीज बताई, कुछ चीजें और इसमें ऐड कर दो। ठीक है, इस तरह से आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। अब आप कुछ शॉर्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए जो कि एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेन कॉपी में नोट कर लीजिए या सिर्फ ऐसे सुन लीजिए, टिक लगा लीजिए कॉपी में। ओके, तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एक आपकी लैटिन टर्म है, लीगल टर्म नहीं कह सकते उसको, मैक्सिम कह सकते हो। ठीक है, मैक्सिम्स है। बिना हानि के क्षति, ये मैक्सिम है, और बिना क्षति के हानि, दोनों मैक्सिम है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इस तरह की टर्म आज आ सकती है आपके एग्जाम में, जिसमें कि आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा कि बिना हानि की क्षति क्या है या बिना क्षति की हानि क्या है। ये दोनों को आप अच्छे से लिख लीजिएगा। दूसरा जो है, जहां उपचार है वहां अधिकार है और जहां अधिकार है वहां उपचार है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जाती है, एग्जाम में आया है क्वेश्चन कई बार, लॉन्ग क्वेश्चन में तो बहुत आया है। ठीक है, इसलिए इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपकृत्य की विशेषता, इसमें तो नहीं लिखा मैंने, अपकृत्य की विशेषता और अपकृत्य की प्रकृति, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप टिक लगा लीजिए या इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। अब संयुक्त अपकृत्यकर्ता क्या है, ये भी आता है एग्जाम में क्वेश्चन शॉर्ट में, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सहमति से क्षति नहीं होती है। ठीक है, सहमति से क्षति क्या है, ये इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्षति की दूरवर्तित, ये भी इंपॉर्टेंट है। अवसंभावित दुर्घटनाएं, अवसंभावित घटनाएं क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रहार, अभी इसमें हम लोगों ने हमला डिस्कस किया, एक प्रहार है, वो भी आ सकता है। प्रहार से आप क्या समझते हैं, प्रहार तथा संप्रहार में अंतर बताइए, ये आ सकता है। मिथ्या कारावास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, अब हम देखेंगे